Good morning, guys. Let's continue with chemical bonding. Let's start with chemical bonding. Okay. Today is the first chapter lecture of chemical bonding, and in this chapter, first we'll discuss what we are going to learn about. Okay. So, content of this chapter. Content. अब इस chapter में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? First of all, we are going to learn about types of bond. Okay. So, types of bond. So, types of bonds. Okay. And there are three types of bond. Number one is ionic bond. Number two is covalent bond. Number three is coordinate bond. And also there is one fourth type of bond which is metallic bond. Metallic bond. Okay. So these four type of bonds we are going to learn about. Okay. And then in case of ionic bond, we'll learn some more extra things which we'll see. Okay. Second point which we are going to see is theories of bond formation. Theories of कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें कौन सी थियरी आती है? तो एक हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ल्यूइस थियरी, जिसको तुम लोग ऑक्टेट रूल से भी जानते हो। ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। एंड लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ओके, सो गाइस वैलेंस बॉन्ड थियरी को हम लोग प्यार से बोलते हैं वीबीटी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी को हम लोग बोलते हैं वीएसईपीआर थियरी या फिर वेस्पर थियरी। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को हम लोग बोलते हैं एमओटी। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड इसमें ही हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, इसमें ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। अब इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल we'll learn about some important compounds in organic chemistry. Some important, ये चैप्टर के बाहर का पार्ट है गाइस, याद रखो। यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। एमओटी हम लोग स्टडी जब करेंगे हम लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट स्टिल विल लर्न सम मोर थिंग, सम important कंपाउंड्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें थ्रू आउट 11th एंड 12th लोग जितने भी कंपाउंड स्टडी करोगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड सिमिलरली फोर्थ पॉइंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, विल लर्न अबाउट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड ऐसे ही हम लोग और छोटे मोटे बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस दिस इज द लेआउट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो now guys this is a big chapter and this chapter will require on an average 8 lecture। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर खत्म होने के लिए इस पॉइंट पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, याद रखना एमओटी के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 8 लेक्चर नॉर्मल चैप्टर खत्म करने के लिए एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उन्हें कवर करने के लिए और 4 लेक्चर, तो टोटल 12 लेक्चर ये चैप्टर चलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now guys we'll start with a simple question, why bond is formed? Why bond is formed? Guys तुम लोग मुझे बताओ बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? यूजुअली बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। पहला पॉइंट अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म, तो तुम लोग पहले बोलोगे टू अटेन स्टेबिलिटी। टू अटेन स्टेबिलिटी।
अब गाइस स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती कैसे है? तो स्टेबिलिटी गाइस हम लोगों को मिलती है एनर्जी कम करने से, याद है ना? स्टेबिलिटी हम लोगों को कैसे मिलती है? तो स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय डिक्रीजिंग एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एटम है, मेरे पास एक ऐसे एटम है और इस एटम के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब गाइस इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले से, ठीक है, बट स्टिल इसका ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट है क्या? ये स्टेबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाजू में एक दूसरा एटम भी आ गया, इसके बाजू में एक दूसरा एटम भी आ गया, एंड इस दूसरे एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट ये भी स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा गाइस, इसका प्रोटॉन, इस दूसरे एटम का प्रोटॉन पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एंड ये पहले एटम का प्रोटॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। अब गाइस जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? मुझे बताओ, अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? बताओ बताओ। अट्रैक्शन जब होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी, when system becomes stable because of attraction, system becomes stable, energy decreases। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। एनर्जी कम होती है गाइस, याद रखना, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है एनर्जी कम होती है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये प्रोटॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। गाइस याद रखो, पहला प्रोटॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और वो अट्रैक्ट करते करते उसके घर में घुस गया। याद रखो गाइस, पहले प्रोटॉन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, बट स्टिल हम लोगों को अपना खुद का इलेक्ट्रॉन अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को किसका इलेक्ट्रॉन अच्छा लगेगा? हम लोगों को बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो तुम लोगों ने एन टीवी पे एक सीरियल लगता था, भाभी जी घर पे, देखा है तुम लोगों ने? ठीक है, ओके। तो हाँ, तो गाइस वहां पे भी देखो, वो एक रहता था, वो उसका नाम आई गेस तिवारी था, और दूसरे का था विभूति, विभूति, ठीक है। दोनों के पास खुद के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, दोनों के पास खुद के अपने अपने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, बट उन दोनों को खुद के इलेक्ट्रॉन अच्छे लगते थे क्या? बिल्कुल नहीं। उनको बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन अच्छे लगते थे, बराबर। तो वो हमेशा, करेक्ट, बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन अच्छे लगते थे, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस वो हमेशा किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे? बाजू वाले के। अब वो करते करते कभी कभार वो तिवारी दूसरे के घर में चला जाता था, या फिर वो विभूति नारायण मिश्रा वो किसी के दूसरे के घर में चला जाता था, मतलब एक दूसरे के घर में जाते थे। बट गाइस अगर ये ज्यादा ही इंटरफेयर करने लग जाए, मतलब अब उसके आगे वाला पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है। अभी देखो, अगर मुझे बताओ ये एटम्स एकदम ज्यादा ओवरलैप कर जाए, ठीक है, एकदम ज्यादा ही ओवरलैप कर जाए, तो मुझे बताओ बाजू वाले के प्रोटॉन को अच्छा लगेगा क्या कि उसके घर में दूसरा प्रोटॉन घुसे ही जा रहा है? एकदम ज्यादा ओवरलैपिंग है गाइस, ये थोड़ा सा कांटेक्ट इज फाइन, बट एकदम ही ज्यादा ओवरलैपिंग लाइक दिस। अब मुझे बताओ गाइस, इतनी ओवरलैपिंग जब होगी, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग अभी होने लगी है, तो दोनों के दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के एकदम नजदीक आ गए, एंड दोनों प्रोटॉन के बीच में जम रही है क्या? बिल्कुल नहीं। इन दोनों के बीच में अभी क्या होगा? रिपल्शन होगा, परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस नाउ दीज टू प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आ गया है, बट अभी प्रोटॉन भी नजदीक आ गया है, तो रिपल्शन होगा, एंड रिपल्शन होने की वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब याद रखो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा था? इधर से इधर अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी डिक्रीजेस। अब ये जो है वो मोस्ट स्टेबल का फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब गाइस ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, मतलब ये स्टेबल पैरामीटर था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी कम है और प्रोटॉन्स का भी रिपल्शन बहुत कम है, ठीक है। प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, अच्छे खासे डिस्टेंस पे है, एंड इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। बट अगर ज्यादा ही अट्रैक्शन होने लग जाए तो प्रोटॉन बहुत नजदीक आ जाएंगे, एंड प्रोटॉन बहुत नजदीक आने की वजह से रिपल्शन होगा। नाउ गाइस बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन एनर्जी अगेन इट विल इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। ये समझ में आया? ठीक है। अब गाइस यही हम लोगों को ग्राफिकली निकालना है,
यही हम लोगों को ग्राफिकली बता रहे हैं। हम लोगों को ऊपर जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है ना? ओके, सो गाइस लेट्स अज्यूम दिस इज जीरो एनर्जी पॉइंट। ठीक है, ये जीरो एनर्जी पॉइंट है। एंड तुम लोगों के पास जो एटम्स थे, यहाँ पे एनर्जी जीरो है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जीरो है। एनर्जी, इस पॉइंट पे एनर्जी जीरो। ठीक है, एंड दिस इज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो डी लिख देते हैं, चलो डी। डी स्टैंड फॉर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। अब गाइस इनिशियली तुम लोगों के पास ये दो एटम्स थे। इनिशियली तुम लोगों के पास ये दो एटम्स थे, एंड इन दो एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। इन दो एटम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस था। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तो मैं बोल सकता हूँ क्या इधर किधर थे वो, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे बहुत दूर था। जीरो डिस्टेंस मतलब क्या? तो ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ओवरलैप हो गया। एक एटम यहाँ पे और दूसरा एटम भी यहाँ पे इसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएंगे, तो जीरो डिस्टेंस, जो कि होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एंड यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस था, तो मैं बोल रहा हूँ ये इधर इधर किधर तो दूर थे एकदम। एंड जब गाइस इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, तो एनर्जी की बात ही नहीं आ रही, क्योंकि कोई किसी को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है और कोई किसी को रिपेल भी नहीं कर रहा है। ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, बिकॉज एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है और एक एटम दूसरे एटम को रिपेल भी नहीं कर रहा है। अब गाइस आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? दे हैव स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। वो नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। अब जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे, वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगा। पहले क्या होता है? पहले अट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं। अब गाइस जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा, मुझे बताओ एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? धीरे धीरे ये नजदीक आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ता है और एनर्जी कम होती है। आर यू गेटिंग इट? धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ते गया, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से एनर्जी कम होते गई। एक पॉइंट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट आई। गाइस मुझे बताओ मोस्ट स्टेबल स्टेट जब आएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? एक पॉइंट पे एकदम स्टेबल स्टेट आई, मोस्ट स्टेबल स्टेट, जहाँ पे एनर्जी हो गई मिनिमम, जहाँ पे एनर्जी हो गई मिनिमम। अब गाइस मुझे बताओ ये मोस्ट स्टेबल स्टेट थी, इससे ज्यादा अगर अट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो प्रोटॉन एक दूसरे को भी रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। जब प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ रिपल्शन अनस्टेबिलिटी इंक्रीजेस एंड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, इधर से इस पॉइंट से एनर्जी वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, एंड एक पॉइंट के बाद वो एकदम ही शूट आउट हो जाएगी। अरे कुछ समझा ये ग्राफ? इस ग्राफ का नेचर देखो, किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम? नाउ गाइस दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द लोएस्ट एनर्जी पॉइंट विच इज पॉसिबल। लोएस्ट एनर्जी पॉइंट है ये। ठीक है, एंड इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, और एल्स दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस एट विच एनर्जी इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, या फिर द पॉइंट या फिर द लेंथ एट विच एनर्जी इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ग्राफ, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो इट। ठीक है, लिख दो इसे। गाइस ये फर्स्ट पैरामीटर था टू अटेन स्टेबिलिटी। अब सेकंड पैरामीटर क्या रहता है, किसी को पता है? सेकंड पैरामीटर क्या रहता है? ओके, तो गाइस लिख के हो गया होगा, शायद से हो गया। आगे बढ़े, बाकी है।
ओके, तो चलो गाइस, लिख के हो गया होगा इतने टाइम में भी। नाउ लेट नेक्स्ट गाइस, बॉन्ड ऑर्डर एंड एवरीथिंग। लोगों ने ये वर्ड्स मेरे मुंह से सुने रहेंगे या फिर यूट्यूब पे किधर देख रहेंगे, बट टाइम आने के बाद सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है? काई मत करो। व्हाट इज डी? डी इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है? डी इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सेकंड रीजन, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर टू अटेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अब गाइस, अगर तुम लोगों को याद होगा, इनर्ट गैस कौन सी रहती है? इनर्ट गैसेस आर हीना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन, ये रहती है। अब हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2, एंड ये बाकी सारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2 NP6, ठीक है? नाउ वी ऑल नो दैट इनर्ट गैसेस डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट, ठीक है? डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? दैट इज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, दैट इज दे आर स्टेबल, एंड सिंस दे आर स्टेबल, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स वांट्स टू बी लाइक देम, ठीक है? बाकी के एलिमेंट्स को भी उनके जैसा बनना है, ठीक है? तो बाकी के एलिमेंट्स उनके जैसा बनने के लिए ही रिएक्ट करते हैं, एंड वो रिएक्ट करने के बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसी बन जाती है। गाइस, कोई शक? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो। ओके, तो अब अभी हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एंड गाइस देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, नंबर वन इज प्राइमरी बॉन्ड एंड नंबर टू इज सेकेंडरी बॉन्ड, ठीक है? तो नंबर वन इज प्राइमरी बॉन्ड। गाइस, प्राइमरी बॉन्ड जो रहता है वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहने वाला है, तो प्राइमरी बॉन्ड, एंड प्राइमरी बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड ये ऐसा बॉन्ड रहता है जिसे ब्रेक करने के लिए हम लोगों को ऑन एन एवरेज 200 से लेके 400 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब इसको ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है? नाउ गाइस, ओवर हियर प्राइमरी बॉन्ड्स में कौन से बॉन्ड्स आ सकते हैं? नंबर वन, आयनिक। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले पढ़ना, ठीक है? आयनिक बॉन्ड। नंबर टू इज कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड भी आ सकता है। नंबर थ्री इज कोऑर्डिनेट, ये हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत। एंड नंबर फोर इज मेटालिक, ये भी इस चैप्टर में ज्यादा डिस्कस नहीं होगा, थोड़ा सा ही। मेटालिक बॉन्ड, ठीक है? अब गाइस, ये चार बॉन्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा डिस्कस होंगे इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेक्स्ट ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड मेटालिक बॉन्ड ये ज्यादा है ही नहीं, एकदम छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड, secondary bond are weak bonds. Secondary bonds are weak bonds. इसे ब्रेक करने के लिए 20 to 40 किलो जूल की एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है, ठीक है? अब गाइस, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हें हम लोग सिंपली दो ही कैटेगरी में भी लिख रहे हैं, वैंडरवाल्स फोर्सेस, वैंडरवाल्स फोर्सेस, एंड दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है? ये हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है? एक एक करके हम लोग सारी चीजें
कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड से। ठीक है, तो गाइस लिख दो, ये कंप्लीट करो। Fuji is also inert, oxygen is also inert gas, ठीक है, बट वो हम लोग रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ते नहीं है। वाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। एंड दैट इज बॉन्ड नॉट बॉम्ब, ठीक है। चलो गाइस, हो गया लिख के। नाउ गाइस नेक्स्ट, let's start with ionic bond. Ionic bond is formed because of electrostatic force of attraction, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग प्राइमरी बॉन्ड डिस्कस करने वाले हैं, एंड जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड also called as electrostatic force of attraction, ठीक है। अब गाइस आयनिक बॉन्ड में, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते वक्त तीन स्टेप फॉलो होती है हमेशा, ठीक है। स्टेप नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, और आयन दो टाइप के रहते हैं। स्टेप नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ कटायन, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कटायन, ठीक है। स्टेप नंबर टू, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आयन, एंड स्टेप नंबर थ्री, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, ठीक है। अब गाइस लैटिस ये वर्ड शायद से तुम लोगों के लिए नया होगा। अब लैटिस होता क्या है, तो याद रखो, हम लोगों के कटायन और अनायन ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। एंड रेगुलर पैटर्न में अरेंज होके वो एक लैटिस बनाते हैं। लैटिस मतलब क्या, तो रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक दो, लेट्स अज्यूम एक दो तीन और चार, ये ऐसे चार आयंस आजू बाजू में आ गए। तो ये चार आयंस के जब मैं सेंटर्स कंबाइन करता हूँ, चार आयंस की जब मैं सेंटर कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसी कुछ अरेंजमेंट मिलती है, ठीक है। अब इनके पीछे और चार आयंस आ गए, एक दो तीन एंड चार, ऐसे अगर हो गए तो ये और पीछे की तरफ चार आयंस आ गए। अब गाइस इनका अगर मैं, इनके अगर मैं सेंटर्स कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इट विल लुक लाइक अ क्यूब। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एक आयन प्रेजेंट है। यहाँ एक क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एक आयन प्रेजेंट है। इसे हम लोग बोलते हैं एक यूनिट सेल। इसे हम लोग बोलते हैं एक यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने आयन दिख रहे हैं तुम लोगों को? तो एक यूनिट सेल के अंदर हम लोगों को टोटल 8 आयंस दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? देखो, 4 आयंस आगे की तरफ है, 4 आयंस पीछे की तरफ है, तो टोटल 8 आयंस है एक यूनिट सेल के अंदर। अब गाइस ये यूनिट सेल जब वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ये तुम लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट ईयर सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए एक पूरा अलग से चैप्टर है, मैं जस्ट बता रहा हूँ लैटिस होता क्या है। ये यूनिट सेल जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ये जब रिपीट होगी तो कैसे दिखेगी? ये इसके बाजू में और एक यूनिट सेल आ गई, के बाजू में ये और एक यूनिट सेल आ गई। इसके नीचे और एक यूनिट सेल आ गई। दिख रही है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? गाइस अगर ये ऐसे ही
आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक जगह पे ये रिपीट होते रहे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तब जाके हम लोगों को मिलेगी एक कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर। समझा? लैटिस क्या होता है समझ में आ रहा है? लैटिस मतलब full form of FOA, force of attraction. Full form of FOA is force of attraction. And lattice मतलब ये एक regular arrangement of unit cells. ठीक है, regular arrangement of unit cell is called as lattice. जो तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, अभी के लिए हम लोगों को लैटिस मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट रहती है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो लैटिस समझ में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस मतलब क्या होगा। ठीक है, एंड लैटिस फॉर्मेशन की वजह से ही आयनिक कंपाउंड ये बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तुम लोगों को दिख रहा होगा। वो अगर इतना मस्त स्टेबल लैटिस बन जाए तो आयनिक कंपाउंड ये एक्चुअल में बहुत ही स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, the lattice unit cells are infinite. In a single lattice infinite number of unit cells can be there. ठीक है, तो अब स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं। चलो पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। नंबर वन, NaCl। गाइस NaCl के केस में हम लोगों का कटायन कौन रहता है, फॉर्मेशन ऑफ कटायन स्टेप नंबर वन में रहता है। तो स्टेप नंबर वन, कटायन हम लोगों को फॉर्म कर रहे हैं। अब गाइस कटायन फॉर्म करने के लिए मेरे पास सोडियम है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2,8,1। ये सबको याद है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर रहता है 11। अब गाइस सोडियम में से, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। लेट्स अज्यूम सोडियम के आउटर मोस्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है सोडियम के आउटर मोस्ट में। वो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड ये चला गया गैसियस स्टेट में। याद रखना, आयनाइजेशन हमेशा गैसियस स्टेट में ही होता है। तो सॉलिड में से ये गैसियस स्टेट में चला गया एंड इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, अब गाइस ये स्टेप नंबर वन हो गई, जिसमें ये बन गया 2,8। अब जैसे ये 2,8 बन गया तो इट हैज बिकम स्टेबल। करेक्ट और रॉन्ग? 2,8 मतलब ये नियॉन जैसा बन गया, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इट हैज बिकम स्टेबल। ठीक है, अब गाइस स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, बाजू में आ गया क्लोरीन। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में अगर तुम लोगों को पता होगा तो पहले से रहते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तुम लोग सोडियम ने डोनेट किया हुआ एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को वापस दे रहे हो, तो ये क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड व्हाट इट विल फॉर्म Cl। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आठवां इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, इसलिए मैं एक्स से दिखा रहा हूँ। एंड इसके ऊपर अभी आ गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया गैसियस स्टेट में। गाइस इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, अगेन दिस Cl was also present in gaseous state। ठीक है, gaseous state में से ये gaseous state में चला गया, इसमें किसी को कुछ डाउट? ओके, बाय द वे गाइस देयर इज वन मिस्टेक, सॉरी। आयनाइजेशन गैसियस स्टेट में होता है बोल के मैं खुद यहाँ पे सॉलिड फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट स्टेप में हो गया इलेक्ट्रॉन का लॉस, फर्स्ट स्टेप में हो गया इलेक्ट्रॉन का लॉस। सेकेंड में हो गया इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, एक में कटायन फॉर्म हुआ, दूसरे में अनायन फॉर्म हुआ। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2,8,7। 17 इसका एटॉमिक नंबर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इट विल बिकम 2,8,8। ठीक है, एंड आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इवन क्लोरीन हैज बिकम स्टेबल नाउ। ठीक है, अब गाइस मेरे पास एक कटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा अनायन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मुझे बताओ ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे NaCl। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो एक रहेगा Na प्लस, दूसरा रहेगा Cl माइनस, एंड इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। वैसे हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आता है ना, प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में इसे लाइंस बना के रखना, देयर इज अ आयनिक बॉन्ड इन बिटवीन देम। ठीक है, और ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया, कोई शक? देखो, ठीक है। सिमिलरली गाइस सेकंड एग्जांपल तुम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोगों को सॉल्व करने दे रहा हूं मैं MgO का। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो लिख दो, जिन लोगों का लिखना बाकी है वो लिख के कंप्लीट करो।
एंड जिन लोगों का लिख के हो गया वो MgO बनाओ। रिमेंबर दिस, यहाँ पे NaCl जो बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बनता है। NaCl हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो लैटिस फॉर्मेशन जब होगा तो सॉलिड बनेगा। चलो गाइस, हो गया लिख के, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज MgO। अब MgO में कैसे होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में स्टेप वन इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, करेक्ट। गाइस स्टेप वन, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इसका एटॉमिक नंबर रहता है 12, तो 2,8,2, एंड इसके आउटर मोस्ट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो ऑब्वियसली ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2,8, ठीक है। बाद में स्टेप नंबर 2 में ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, मैग्नीशियम ने डोनेट किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2,6, एटॉमिक नंबर रहता है इससे 8, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा, इसके आउटर मोस्ट में पहले से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट में अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन -2 चार्ज हो गया, एंड ये बन गया 2,8, ठीक है। अब गाइस स्टेप नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। स्टेप नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। तो मैग्नीशियम +2, अगेन गेशियस फॉर्म वाला, प्लस O-2, याद रखो ये सारे के सारे गेशियस फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये गैस फॉर्म, ये भी गैस फॉर्म, एवरीथिंग हैपेंस इन गेशियस स्टेट, बट जब लैटिस बनेगा तो लैटिस ये एक बहुत स्टेबल फॉर्म रहता है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। समझ में आया या इसमें किसी को कुछ डाउट है? Guys, याद रखो लैटिस फॉर्मेशन जब होगा तो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, एंड बट लैटिस हमेशा गैसियस कटायन और अनायन से ही बनेगा, ठीक है। तो होमवर्क के लिए, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, होमवर्क मिल रहा है इसलिए तुम लोग सोचोगे लेक्चर खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। होमवर्क के लिए तुम लोग सॉल्व करोगे K2S, ठीक है, एंड और एक सॉल्व करोगे KCl, ठीक है। तो हाँ, तुम लोगों को स्टेट लिखना कंपलसरी नहीं है एग्जाम में, तुम लोगों को ऐसे कुछ डेटा, मतलब तुम लोगों को याद रखो, थियरी कुछ भी नहीं लिखनी है गाइस। एग्जाम में तुम लोगों को सिर्फ आंसर टिक करके आना है ना, तो उतना स्टेट एंड ऑल लिखना है क्या, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में तो हम लोगों को सिर्फ आंसर टिक करके आना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो तुम लोगों को होमवर्क के लिए करना है। अब हम लोग जा रहे हैं नए कंसेप्ट की तरफ, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो गाइस याद रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड, और डोनेटेड बाय अ species in ionic bond formation is called as electronegativity.
वैलेंसी, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो गाइस याद रखो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक रहता है मेटल, दूसरा रहता है नॉन मेटल, पता है ना। मेटल का काम रहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन लॉस लॉस, ठीक है। एंड नॉन मेटल का काम रहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और इन दोनों से बनता है हम लोगों का आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड, बराबर, समझ में आ रहा है। अब क्या इस मेटल अगर ग्रुप वन का हो, मेटल अगर ग्रुप वन का हो, ग्रुप वन मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम हम लोग एक्चुअली भूल गए तो वो लिख देते हैं। तो गाइस मुझे बताओ यहाँ पे ग्रुप वन के एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी रहती है, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी सिर्फ एक रहती है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अब गाइस ग्रुप टू, ग्रुप टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। वेरी नाइस। अब ग्रुप थ्री, ठीक है। ग्रुप थ्री मतलब कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, इनके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन रहता है तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है तीन, ठीक है। अब उसके बाद आता है ग्रुप फाइव। हाँ बाय द वे याद रखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है। अब ग्रुप फाइव, ग्रुप फाइव के केस में गाइस कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। तो गाइस इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, इनके आउटर मोस्ट में गाइस पांच इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आउटर मोस्ट में फाइव इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, गाइस याद रखो ग्रुप थर्टीन इज सिमिलर टू ग्रुप थ्री। ग्रुप थ्री मैंने रोमन रोमन में लिखा है, ठीक है। ग्रुप थ्री अगर मैं ऐसे लिखूं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला हो गया, बट ना राइट नाउ आई एम यूजिंग रोमन अल्फाबेट्स, तो ये ग्रुप थर्टीन ही है, रोमन अल्फाबेट यूज किया हम लोगों ने। तो गाइस ग्रुप फाइव, ग्रुप फाइव में क्या होगा बताओ, ग्रुप फाइव की इलेक्ट्रॉन बैलेंस कितनी होगी, तो इनके आउटर मोस्ट में पांच इलेक्ट्रॉन रहता है, पांच इलेक्ट्रॉन है और खुद को स्टेबल करने के लिए दे विल रिक्वायर थ्री मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेंगे। अब ग्रुप सिक्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो गाइस इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप सेवन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है वन, परफेक्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, ठीक है। चलो गाइस लिख दो ये, इलेक्ट्रोवैलेंसी सिंपल कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आते। ग्रुप फोर, ग्रुप फोर फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड जो हम लोग बाद में करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन फैमिली आ गई ना, यूजुअली वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। गाइस याद रखो पीरियोडिक टेबल में जब तुम लोगों को ग्रुप थ्री रोमन में लिखा हुआ दिखेगा दैट मीन्स ग्रुप थर्टीन, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप फोर अगर रोमन में लिखा हुआ दिखा दैट मीन्स ग्रुप फोर्टीन,
ठीक है। बट अगर नॉर्मल ग्रुप 3 लिखा है तो दिस मीन्स ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप 3 मतलब कौन सी फैमिली? स्कैंडियम की फैमिली। स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, ये नॉर्मल ग्रुप 3 हो गया। बट अगर ग्रुप 13 लिखा हुआ दिखा, सॉरी ग्रुप 13 नहीं, ग्रुप 3 बट 3 रोमन में लिखा हुआ दिखा, तो वो बोरॉन फैमिली रहती है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो दिस pull a little bit up। अरे क्या व्यूअर का, इतना तो इजी है। चलो आगे बढ़े। So guys, now we are going to learn about a very important topic, बॉन एबर साइकिल। याद रखो, बॉन एबर साइकिल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक ट्वेल्थ के थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी ट्वेल्थ नहीं, 11th के थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के से बहुत मिलता जुलता है, या फिर थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट इस टॉपिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हेडिंग डालना, एनर्जी टर्म इन्वॉल्व इन lattice formation या फिर ionic bond formation। एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन involved in ionic bond formation। तो एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब क्या? तो एनर्जी टर्म्स फॉर एग्जांपल आयन फॉर्मेशन के टाइम पे, कैटायन फॉर्म होते वक्त, अनायन फॉर्म होते वक्त कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है, वो सारे टर्म्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब गाइस मुझे बताओ, तुम लोगों के पास एक मेटल है और मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। इस मेटल को तुम लोग डायरेक्ट गैस फॉर्म में लेके गए, तो इसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मींस द हीट रिक्वायर्ड टू सब्लिमेट 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, या फिर टू सब्लिमेट अ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड, स्मॉल मतलब छोटा सा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सब्लिमेट, कंप्लीटली सब्लिमेट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ, तुम लोगों को इसे सॉलिड से गैस में लेके जाना है, मतलब तुम लोग इसे हीट दोगे। अगर तुम लोग इसे हीट दोगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन पॉजिटिव आनी चाहिए। याद रखो गाइस, तुम लोग इसमें हीट ऐड कर रहे हो। तुम लोग जब इसे हीट करोगे तब जाके ये गैस में कन्वर्ट होगा, तो हीट ऐड होगी एंड हीट ऐड होगी तो एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अब बहुत लोगों को डाउट रहेगा कि एंथैल्पी क्या रहता है, तो याद रखो एंथैल्पी, एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट एक्सचेंज्ड, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगेन तुम लोगों को ये सारी चीजें मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा, एंथैल्पी क्या रहती है या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है एंड ऑल, वो वापस वहां पे रिपीट होगा। बट यहाँ पे हम लोगों को बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ने के लिए ये सारे टर्म्स रिक्वायर्ड है, तो मैं एक एक करके तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस सेकंड पॉइंट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, बॉन्ड एंथैल्पी जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं पीई,
इसका मीनिंग क्या होगा? पहली बात, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब द एंथैल्पी या फिर द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब मुझे बताओ इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करते वक्त ये बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है। अब गाइस मेरे पास एक कंपाउंड है, समझ लो एक्स डैश एक्स है। ठीक है। इसके अंदर तुम लोगों को एक बॉन्ड दिख रहा है क्या? ये गैसियस फॉर्म में, बाय द वे ये गैसियस फॉर्म में, हर एक चीज यूजुअली गैसियस फॉर्म में होती है। इसके अंदर तुम लोगों को एक बॉन्ड दिख रहा है, तो उस बॉन्ड को तुम लोगों ने ब्रेक कर दिया, तो तुम लोगों को एक्स प्लस एक्स गैस, एक्स गैस प्लस एक्स गैस, ऐसे दो गैसेस मिल गए। अब मुझे बताओ इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैं पेन को एनर्जी दूंगा तब जाके ये ब्रेक होगा। अगर मैं इस पेन को एनर्जी दे रहा हूँ और ये पेन ब्रेक हो रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव? पेन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और तब जाके ये ब्रेक होगा, तो एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ये सबको समझ में आ रहा है दैट बॉन्ड एंथैल्पी इज पॉजिटिव बिकॉज ये पेन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। इस तुम लोगों को एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है उतना ही देखना है। अगर एब्सॉर्ब होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी जब बढ़ेगी तो डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। अब गाइस थर्ड, थर्ड वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है, मुझे वापस तुम लोगों को लिख के देने की जरूरत है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन लिख के देने की जरूरत है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। तो मेटल है, मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अब मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव? आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव? आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव? गाइस मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन को इधर से उठा के बाहर फेंकने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी? ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे उठा के मुझे फेंकना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे आयनाइजेशन कर रहा हूँ ना मैं, इसे एनर्जी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। याद रखो, इट इज लाइक इमेजिन फुटबॉल, तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो, तुम लोगों को इस फुटबॉल को उठा के किक करना है। अब किक करोगे तो फुटबॉल को एनर्जी क्या करोगे? फुटबॉल को एनर्जी दोगे, तब जाके वो बाहर उड़ जाएगा, बराबर ना? तो यहाँ पे भी तुम लोगों को इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी निकाल देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो अगेन ओवर हियर यू हैव टू हीट इट, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी अगर देनी पड़ेगी तो ये आयनाइजेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आयनाइजेशन? फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गाइस ये भी हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, याद है ना? ईजीई बोलते हैं हम लोग इसको। अब मुझे बताओ गाइस, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त एनर्जी देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन होते वक्त क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक एक्स है, उसके अंदर तुम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये एक्स माइनस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन के लिए नेगेटिव होगी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तुम लोगों को सिर्फ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी वैल्यू नेगेटिव उतना थोड़ा बहुत याद रखना है। एंड एवरीथिंग इज एप्लीकेबल फॉर 1 मोल, याद रखो, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल फॉर 1 मोल। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन तुम लोगों को शायद से समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेल्टा एच एफ। अब गाइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, इलेक्ट्रॉन गेन गाइस हम लोगों ने लास्ट कल के लेक्चर में ही देखा है। याद रखो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऐड करना। अब इलेक्ट्रॉन जब हम लोग रिमूव करते हैं, तो एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन को देते हैं और वो निकल जाता है। अब वापिस आते वक्त वही एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो वो एनर्जी रिलीज जो होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है। ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज न्यू फॉर यू। ठीक है, तो ये अच्छे से लिख देना, एनर्जी रिलीज्ड
when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is formed from its elements, its elements in their pure and most stable form is called as enthalpy of formation. ठीक है, तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of a substance is formed when it's from its elements in their pure and most stable form. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल समझ लो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है. क्या बनाना है मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस. अब गाइस कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से एलिमेंट से बनाऊंगा? एक में यूज करूंगा कार्बन. कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है ग्रेफाइट फॉर्म में. ठीक है, एंड दूसरा मैं यूज करूंगा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है O2 फॉर्म में. मैं O3 भी, ओजोन भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं ओजोन यूज नहीं करूंगा बिकॉज ऑक्सीजन O2 फॉर्म में ही सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है. एंड O2 कौन से फॉर्म में स्टेबल है? गैसियस फॉर्म में स्टेबल है. यहाँ पे गैस रहेगा. गेटिंग इट गाइस? अगर मुझे NaCl बनाना है, गाइस मुझे बताओ NaCl कैसे बनेगा? NaCl सोडियम सॉलिड से बनेगा. और दूसरा क्या यूज करेंगे हम लोग? Cl2 गैस यूज करेंगे. अब गाइस यहाँ पे याद रखो मुझे हमेशा 1 मोल बनाना है, तो प्लीज इसको यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ऐसे करके बैलेंस मत करना. दिस शुड ऑलवेज बी 1 मोल. अगर ये 1 मोल रखना है मुझे तो मुझे यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा. ये समझ में आएगा? देखो हमेशा हम लोग फॉर्मेशन 1 मोल कंपाउंड का करेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 मोल सोडियम क्लोराइड आना चाहिए. 1 मोल सोडियम क्लोराइड के लिए यहाँ पे हम लोगों को हाफ करना पड़ेगा. अब अगर मुझे HCl बनाना है, क्या बनाना है गाइस? HCl गैस. अब मुझे अगर HCl गैस बनानी है तो मैं H2 गैस यूज करूंगा एंड दूसरा मैं Cl2 गैस यूज करूंगा. बट अगेन यहाँ पे H2 और Cl2 है तो यहाँ पे 2HCl मत कर देना. तुम लोगों को 1 मोल HCl चाहिए. 1 मोल HCl के लिए तुम लोग यहाँ पे हाफ और यहाँ पे हाफ करोगे. कुछ दिमाग में घुस रहा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है गाइस, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड लास्ट एंथैल्पी. अगेन गाइस ये सारे टर्म्स तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में वापस पढ़ाए जाएंगे. फॉर्मेशन करना है तुम लोगों को सिर्फ कि कौन किससे बन रहा है. और एक एग्जांपल देख लो. चलो अगर तुम लोगों को H2SO4 बनाना है, क्या बनाना है? H2SO4. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बनाना है. अब गाइस मुझे बताओ H2SO4 कैसे बनता है? H2SO4 कौन से एलिमेंट से बनेगा? तुम लोग अभी मुझे बताओ H2SO4 कौन से एलिमेंट से बनेगा? H2 है तो उसके लिए हाइड्रोजन लगेगा तो H2 लग गया. ये कौन से फॉर्म में स्टेबल रहता है? ये गैस फॉर्म में स्टेबल रहता है. दूसरा सल्फर लगेगा. वेरी नाइस. सल्फर, सल्फर कौन से फॉर्म में स्टेबल रहता है? सल्फर सॉलिड फॉर्म में स्टेबल रहता है. एंड गाइस ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में स्टेबल रहता है? O2 फॉर्म में स्टेबल रहता है. गाइस इसको बैलेंस कर दो. H2 सल्फर सल्फर, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा. एंड दिस इज योर इक्वेशन. देखो अभी भी किसी को डाउट है क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एकदम सिंपल है गाइस, ऐसे कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, एंड लास्ट कंसेप्ट इज एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ लैटिस. अब गाइस एंथैल्पी ऑफ लैटिस जो है ना वो बहुत यूनिक है. ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ऑफ लैटिस से. ये बहुत यूनिक क्यों है पता है? इसमें 2 टाइप के डेफिनेशन हो सकते हैं. सो द एनर्जी released when 1 mole of a ionic compound is formed from its gaseous ions. ये भी डेफिनेशन करेक्ट है. और और the energy absorbed
द एनर्जी absorbed when 1 mole of when 1 mole of an ionic compound is broken down in its gaseous ions. ठीक है गाइस, ये सारी डेफिनेशन तुम लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग NaCl सॉलिड को ब्रेक डाउन कर रहे हो Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में, अब गाइस मुझे बताओ, तुम लोग अगर किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो ब्रेक डाउन करते वक्त वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा? व्हाट डू यू थिंक? किसी चीज को अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी? बताओ बताओ। ऑब्वियसली गाइस इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी, उसके बिना थोड़ी ना वो ब्रेक डाउन होगा इजीली। समझ में आ रहा है? अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मुझे इस पेन को एनर्जी देनी पड़ेगी, करेक्ट? इसे अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे इस पेन को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये ब्रेक होगा। तो ये पेन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तब ब्रेकिंग होगी। तो ब्रेक डाउन होते वक्त एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बट उसी बदले का इस उल्टी प्रोसेस अगर मैं करूँ, उसकी अपोजिट प्रोसेस अगर मैं करूँ, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस गिव्स मी NaCl सॉलिड, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? यहाँ पे नेगेटिव रिलीज होगी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस याद रखो, एनर्जी एब्जॉर्ब होना मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस रहती है, करेक्ट? एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहती है, एंड एनर्जी जब रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहती है। ओके, so guys write it down and you must be tired now, so we'll take a small break. मिलते हैं ब्रेक के बाद।
यस गाइस, सो कंटिन्यू करें। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद बॉर्न हेबर साइकिल। नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्न हेबर साइकिल, गाइस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कल के लेक्चर में ही हुआ था। आई थिंक यू वर एब्सेंट इन दैट लेक्चर, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो एक बार कल का लेक्चर देख लो एंड मेक श्योर यू डोंट मिस एनी लेक्चर। ठीक है, अगर आप लेक्चर मिस करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अब कल के लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे या फिर उससे ज्यादा ही टाइम और इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंड अब उतना टाइम मैं यहाँ पे इस चैप्टर में दे नहीं पाऊंगा, बिकॉज इस चैप्टर का वो पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब गाइस लैटिस एंथैल्पी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस गिविंग अस NaCl सॉलिड। इसके लिए मुझे लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। डेल्टा H ऑफ लैटिस मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे कैलकुलेट करनी है एक्सपेरिमेंटली। अब गाइस मुझे बताओ, नेचर में Na प्लस गैस फॉर्म में और Cl माइनस गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा क्या? तुम लोग ऐसे नेचर में अगर ढूंढने निकले कि भाई मुझे Na प्लस गैस चाहिए, तुम लोगों को मिलेगा क्या? तुम लोगों को सोडियम सॉलिड मिलेगा, तुम लोगों को सोडियम सॉलिड मिलेगा, बट Na प्लस गैस मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अबव रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। याद रखना, above reaction is not possible directly. Correct? Therefore, lattice enthalpy is calculated is calculated indirectly. कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर वाली रिएक्शन डायरेक्टली हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग लैटिस एंथैल्पी को इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। अब इनडायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे? तो गाइस हम लोगों को ये नहीं पता, बट हम लोगों को फॉर्मेशन एंथैल्पी पता रहती है। ठीक है, एग्जाम में तुम लोगों को सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तुम लोगों को फॉर्मेशन एंथैल्पी दी रहेगी। अब गाइस हम लोग डायरेक्टली नहीं खा पा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे उल्टा करके खाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ इनडायरेक्ट खाना कैसे होगा। तो पहले तुम लोग फॉर्मेशन एंथैल्पी करो। अब मुझे बताओ फॉर्मेशन NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होगा। NaCl सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग Na सॉलिड, सोडियम सॉलिड को हम लोग यूज करेंगे, एंड Cl2 सॉलिड को हम लोग यूज करेंगे। सॉरी, Cl2 गैस फॉर्म में रहता है, Cl2 गैस को हम लोग यूज करेंगे। अब मुझे यहाँ पे 1 मोल ही चाहिए, 1 मोल चाहिए तो मैं सिर्फ आधा Cl2 यूज करूंगा। क्लियर और नॉट क्लियर? इधर तक किसी को कुछ डाउट? गाइस इसके बाद मुझे इस इक्वेशन को यूज करके, इस इक्वेशन की एंथैल्पी चेंज क्या रहती है? डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो हम लोगों को दिया रहेगा बाय हाफ। अरे यार, पर ही हम लोगों ने देखा था, देखो मुझे यहाँ पे 1 मोल NaCl चाहिए। 1 मोल NaCl के लिए मुझे सिर्फ 1 क्लोरीन चाहिए, बट यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो हाफ अगर मैं करूंगा तो हाफ ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 1 Cl बचेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मुझे बताओ, ये इक्वेशन जो ऊपर मुझे, मतलब नीचे मैंने जो इक्वेशन अभी फॉर्मेशन की लिखी, उसे मुझे लैटिस फॉर्मेशन के एंथैल्पी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर तुम लोग प्रोडक्ट साइड पे देखोगे तो ये प्रोडक्ट साइड दोनों की सेम है, बट अगर रिएक्टेंट साइड पे देखोगे तो रिएक्टेंट साइड दोनों की सेम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है उसे लेके जाना है गैस फॉर्म में। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है उसे लेके जाना है गैस फॉर्म में। तो सोडियम सॉलिड फॉर्म में से गैस फॉर्म में लेके जाना है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
सब्लिमेशन बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब गाइस सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया, बट अभी सोडियम प्लस चार्ज में चाहिए मुझे बताओ सोडियम प्लस में लेके जाने के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन बोलते हैं, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस यहाँ पे अच्छे से देखो, मुझे एक सिंगल Cl माइनस चाहिए, ठीक है, मुझे एक Cl माइनस गैस फॉर्म में चाहिए, बट तुम लोगों के पास Cl2 है, मुझे Cl माइनस चाहिए बट तुम लोगों के पास Cl2 है। अब Cl2 को, Cl2 मतलब क्या, तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, उसे ब्रेक करके तुम लोगों को Cl में कन्वर्ट करना है, Cl प्लस Cl में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या, तो 2Cl में कन्वर्ट कर रहे हैं, गेटिंग इट, ये समझ में आ रहा है देखो। अब गाइस Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करना उसे तुम लोग क्या बोलोगे, Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करना उसे तुम लोग, वेदांत करेक्ट बोल रहे हो, वैसे हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। अब अच्छे से देखो, तुम लोगों के पास बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा हम लोग एक मोल के लिए निकालते हैं, तो ये आ जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी, जो कुछ भी आएगी वैल्यू उसकी वो। अब तुम लोगों को एक मोल के लिए चाहिए क्या, वो नहीं, तुम लोगों को हाफ मोल के लिए चाहिए। अब अगर तुम लोग ये हाफ मोल के लिए यूज करोगे तो यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, अब हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा, ये 1Cl बचेगा, एंड यहाँ पे भी तुम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, ये समझ में आया क्या देखो। ये चाहिए तो साइड में लिख देना, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, ठीक है। एंथैल्पी हमेशा एक मोल के लिए निकाली जाती है, बट तुम लोग यहाँ पे हाफ मोल यूज कर रहे हो, तो तुम लोग वो जो एनर्जी चेंज आएगा उसे भी हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को मिलेगा Cl इन गैसियस फॉर्म, ठीक है, एंड बॉन्ड एंथैल्पी को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, एंड उसके बाद फिर ये हो जाएगा Cl, ओके, यहाँ पे ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी का हम लोगों ने 2 से डिवाइड क्यों किया वो समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। अब बाद में मुझे Cl गैस मिल गया, देखो Cl2 के बदले मुझे Cl चाहिए था, वो मुझे मिल गया, बट मुझे Cl माइनस चाहिए अभी। अब Cl माइनस कैसे लाओगे गाइस, Cl माइनस कैसे लाओगे, तो Cl माइनस लाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज करेंगे, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो Cl माइनस कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, परफेक्ट। गाइस अगर इन दोनों को तुम लोग ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये इक्वेशन फर्स्ट वाली मिल रही है क्या देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम लोगों को फर्स्ट वाली ऊपर की इक्वेशन मिल रही है, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस गिव्स यू NaCl सॉलिड, मिल गई। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ लैटिस। अब जैसे कि गाइस मैंने तुम लोगों को बोला था, तुम लोग खाना सीधा खाओ, डायरेक्ट खाओ, इधर से डायरेक्ट इधर चले जाओ, या फिर तुम लोग अलग अलग स्टेप्स यूज करो, फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। एट द एंड तुम लोगों को प्रोडक्ट एक ही मिलाना, एट द एंड तुम लोगों को प्रोडक्ट एक ही मिलाना। तो कैन आई राइट डाउन दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो मैं फाइनल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हम लोगों को यूज करनी पड़ती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये किसके लिए था, तो ये था सोडियम के लिए, प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये किसके लिए था, तो ये भी था सोडियम के लिए, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइडेड बाय, ये किसके लिए था, तो ये था Cl2 के लिए, प्लस एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ये किसके लिए था, तो ये Cl के लिए था, एंड फाइनली एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ गाइस, तुम लोगों को एक्चुअल में निकालना क्या है, तुम लोगों को लैटिस एंथैल्पी निकालनी थी, तुम लोगों को क्या निकालना था, लैटिस एंथैल्पी निकालनी थी। तो लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए, लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए हम लोग ये बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो फाइनली हम लोग को इक्वेशन मिलती है, लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉरी प्लस नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस
bond enthalpy by 2 plus enthalpy of electron gain. And guys, this is your final formula जो कि तुम लोगों को यूज करना पड़ सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए जेईई मेंस लेवल पे, ठीक है। तुम लोगों को होमवर्क के असाइनमेंट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, डोंट वरी। लिख दो गाइस ये। हम लोग ऐसे टाइप के और एक दो एग्जांपल्स लेंगे, तुम लोगों को जो भी डाउट है वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे, डोंट वरी। तो चलो गाइस, और एक एग्जांपल लेते हैं। तुम लोगों के डाउट जो भी है, तुम लोगों के डाउट मैं रीड कर रहा हूँ मैसेजेस, बट सेकंड एग्जांपल में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा होपफुली। अगर फिर भी डाउट होंगे तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल। अब रिएक्शन आर एक्स एन मतलब रिएक्शन, ठीक है। आर एक्स एन में रिएक्शन के लिए यूज करता हूँ। अब गाइस नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं बॉन हेबर साइकिल फॉर सेकेंड, बॉन हेबर साइकिल फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब गाइस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए अगर मुझे बॉन हेबर साइकिल ड्रॉ करना है, तो पहले तो बॉन हेबर साइकिल में लैटिस एंथैल्पी हम लोगों को निकालनी है। तो मैग्नीशियम के लिए कैसे हो जाएगा, Mg+2 गैशियस फॉर्म में, याद रखो लैटिस फॉर्मेशन हमेशा गैशियस स्टेट में होता है। O-2 ये भी गैशियस फॉर्म में, गिव्स अस MgO सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए तुम लोगों को लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए तुम लोगों को लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गाइस ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली पता नहीं है, बट तुम लोगों को फॉर्मेशन एंथैल्पी तो पता है ना। मुझे बताओ MgO कैसे बनाओगे, MgO कौन से एलिमेंट्स को यूज करके बनाओगे। एक तो Mg को यूज करके, Mg सॉलिड फॉर्म में यूज करोगे, प्लस दूसरा ऑक्सीजन को यूज करके जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। अब गाइस यहाँ पे O2 है, पर यहाँ पे सिर्फ O है। मुझे बताओ O और O2 दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे या यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ। 2 से मल्टीप्लाई करूँ या हाफ से, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी नाइस। याद रखो यहाँ पे प्रोडक्ट जो रहेगा जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा 1 मोल रहने वाला है, तो इसे प्लीज चेंज मत करो। बाकी रिएक्टेंट साइड पे जो चाहिए वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस तुम लोगों को मैग्नीशियम गैसियस फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म है, तो पहले मैग्नीशियम को गैस फॉर्म में लेके जाओ। तो मैग्नीशियम गैस फॉर्म में हम लोग लेके आ गए। तो गैस फॉर्म में लेके जाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये हो गया सब्लिमेशन, ठीक है। अब गाइस मैग्नीशियम को +2 में लेके जाना है, तो मैग्नीशियम को +2 में लेके जाओ। पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया समझ लो, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसे हम लोग बोलेंगे IE1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, करेक्ट। अब गाइस तुम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करोगे क्योंकि Mg+2 चाहिए मुझे। तो Mg+2 अगर मुझे चाहिए तो Mg+2 के लिए मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ, जिसे तुम लोग बोलोगे IE2, करेक्ट, गेटिंग इट।
अब गाइस तुम लोगों को यहाँ पे O2 है बट ऊपर सिर्फ O चाहिए। देखो O2 मतलब क्या, तो O डबल बॉन्ड O है मेरे पास, ठीक है। इस O डबल बॉन्ड O को मुझे सिर्फ O में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। अब ये अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे मुझे दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे, समझ में आ रहा है। एंड ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे बॉन्ड एंथैल्पी लगती है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड एंथैल्पी रहती है। अब गाइस मुझे बताओ, मुझे एक सिंगल O चाहिए या फिर मेरे पास ये O2 जो है वो 1 मोल के बदले सिर्फ हाफ मोल है। अगर ये हाफ मोल होगा तो मैं यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरफ भी हाफ से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ और हाफ मतलब ये कैंसिल आउट होके मेरे पास एक ऑक्सीजन बच जाएगा। तो हाफ O2 मुझे सिर्फ एक O देता है, एंड उससे ब्रेक करने के लिए मुझे बॉन्ड एंथैल्पी कितनी लगती है, तो मुझे हाफ बॉन्ड एंथैल्पी लगती है। देखो ये हाफ क्यों आ रहा है, इसमें बहुत लोगों को डाउट आता है। इज इट क्लियर नाउ? ऑक्सीजन गैस हम लोग जो कोइफिशिएंट रहता है उससे ही उस एनर्जी टर्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाफ था इसलिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को मुझे कन्वर्ट करना है -2 में, तो पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो वो माइनस हो जाएगा गैस फॉर्म में, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे Eg1। अब गाइस सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब मैं ऐड करूंगा तो ये O-2 हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे Eg2, करेक्ट। एंड अब इसके बाद हम लोग जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके मुझे मिलेगा MgO, ठीक है, लैटिस फॉर्मेशन। कोई शक गाइस, ये तुम लोगों को प्रोसेस समझ में आई क्या? देखो अब इसमें भी अगर लोग जब इक्वेशन बनाने चाहोगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी, डेल्टा एच ऑफ, देखो पहला था डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन हो रहा है, आई नो ये एक साथ बहुत हेवी है, बाय द वे बॉर्न एबर साइकिल इज क्वाइट हेवी बिकॉज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के आ रहे हैं जो अभी तक चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट तक नहीं किया, ठीक है। बट स्टिल वी नीड टू डू इट। तो गाइस इसमें डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स, पहले क्या आएगा डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, उसके बाद आएगा डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, उसके बाद आएगा डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2, उसके बाद आएगा डेल्टा एच ऑफ सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी, उसके बाद आएगी बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा एच ऑफ Eg1 प्लस डेल्टा एच ऑफ Eg2 प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस, ठीक है। गाइस याद रखो, तुम लोग एक स्टेप में डायरेक्ट खा लो, मतलब तुम लोग एक स्टेप में डायरेक्ट रिएक्शन कर दो, या फिर वो 1 2 3 4 5 6 और 7 7 अलग अलग स्टेप में करो। फाइनली प्रोडक्ट तो एक ही मिल रहा है ना, MgO। डायरेक्ट रिएक्शन करो या 7 अलग अलग स्टेप यूज करके करो, प्रोडक्ट तो एक ही मिल रहा है। तो तुम लोगों को ये सबके एडिशन सेम ही मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड हम लोगों को चाहिए क्या है, हम लोगों को लैटिस एंथैल्पी चाहिए। तो लैटिस एंथैल्पी के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ लैटिस इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड एंथैल्पी, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रही है, प्लस एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन प्लस लैटिस एंथैल्पी। गाइस याद रखो, बहुत सी बार एग्जाम में तुम लोगों को एक ही आयनाइजेशन एंथैल्पी दी रहती है, क्यों? बिकॉज इस एक ही आयनाइजेशन एंथैल्पी में दोनों की एडिशन रहती है, IE1 प्लस IE2, इन दोनों की एडिशन रहती है। एक ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी रहती है बिकॉज इसमें भी Eg1 और Eg2 दोनों की एडिशन प्रेजेंट रहती है। तो एग्जाम में तुम लोगों को दो अलग अलग वैल्यूज ना देते हुए अगर एक सिंगल वैल्यू दी है तो याद रखो तुम लोगों को वो कंबाइन करके दी थी। एंड इफ यू नोटिस above formula and this formula both are same, मतलब NaCl के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था एंड MgO के लिए जो फॉर्मूला आया है वो दोनों के दोनों सेम ही है, दिख रहा है क्या? बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 दोनों ऐड करके देंगे एग्जाम में, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 1 और 2 भी दोनों ऐड करके देंगे एग्जाम में। क्लियर?
चलो गाइस ये लिख दो, कंप्लीट दिस। Guys, over here I have made one simple mistake. Sorry. Over here it should have been formation enthalpy. ठीक है, ये फॉर्मेशन रहना चाहिए था, मैंने दोनों जगह पे लैटिस लिख दिया था बाय मिस्टेक। यस गाइस, लिख के हो गया। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले, क्या इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले। ओके, तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट फॉर्मेशन एंथैल्पी, या फिर कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्वेश्चन इज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कॉन्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब गाइस याद रखो, तुम लोगों को लैटिस एंथैल्पी हमेशा पूछे, ऐसे कंपलसरी है क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछी है बाय यूजिंग, अब तुम लोगों को अलग अलग वैल्यूज देके रखी है। ठीक है, फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फॉर स्ट्रोंशियम व्हिच इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फॉर स्ट्रोंशियम व्हिच इज प्लस 164 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को देखे रखा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ स्ट्रोंशियम। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर स्ट्रोंशियम व्हिच इज प्लस 549 किलोजूल पर मोल, प्लस 549 किलोजूल पर मोल। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देने के बाद सेकंड तो देनी ही पड़ेगी, उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर स्ट्रोंशियम विच इज, अब याद रखो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा रहती है, तो विच इज प्लस 1064
किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इतना देने के बाद एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन तुम लोगों को शायद से समझ में ना आए, तो बॉन्ड एंथैल्पी of Cl2 which is plus 242 किलोजूल पर मोल, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of Cl which is of Cl which is minus 349 kilojoule per mole, and finally lattice enthalpy, lattice energy of strontium chloride is lattice energy of strontium chloride which is minus 2150 किलोजूल। ओके, माइनस दूं क्या तुम लोगों को, माइनस, हाँ ठीक है चलो, minus 2150 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो गाइस इतना सब डेटा तुम लोगों को एग्जाम में दिया होगा। अब डेटा देख के ही कुछ लोग बोले कि भाई छोड़ दो, अपने से नहीं होगा। ठीक है, बट आई थिंक यू कैन ट्राई। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका बॉन एबर साइकिल तुम लोगों को ड्रॉ कर रहा है, तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड तुम लोगों को बनाना है बाय यूजिंग बॉन एबर साइकिल। अब अगेन शुरुआत कहाँ से करोगे बताओ, शुरुआत फॉर्मेशन एंथैल्पी से करोगे, राइट। अब लैटिस एंथैल्पी कैसे आएगी गाइस इसकी, लैटिस एंथैल्पी इसकी कैसे आएगी, जो पहले से देखे रखी है तुम लोगों को एक्चुअली, स्ट्रोंशियम +2, लैटिस हमेशा गैसियस फॉर्म में बनता है, प्लस 2Cl माइनस, बराबर SrCl2 बनाना है ना, तो 2Cl माइनस गिव्स यू SrCl2 गैसियस। अरे कुछ समझ में आया। एंड इसके लिए लैटिस एंथैल्पी तुम लोगों को देखे रखी है विच इज -2150। गाइस ये तुम लोगों को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, तुम लोगों को फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए तुम लोगों को वापस बॉर्न एबर साइकिल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ करते हैं चलो। SrCl2 फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है, SrCl2। ओके, यहाँ पे ये मैंने गलती से गैस लिख दिया, इट शुड हैव बीन सॉलिड। तो ये सॉलिड है, ठीक है। अब हम लोग ये कैसे बनाएंगे बताओ, ये हम लोग कैसे बनाएंगे, स्ट्रोंशियम सॉलिड फॉर्म में आएगा, प्लस Cl2 गैस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब होगा क्या, स्ट्रोंशियम जो है वो पहले तो मैं क्या करूंगा, गैसियस फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो स्ट्रोंशियम को गैसियस फॉर्म में लेके जाओ गाइस। स्ट्रोंशियम हम लोगों को गैस फॉर्म में चाहिए, तो वो गैस फॉर्म में लेके आ गए हम लोग। अब गैस फॉर्म में से हम लोगों को फिर स्ट्रोंशियम को +2 में लेके जाना है, तो हम लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 दी है, तो स्ट्रोंशियम पहले +1 में गया, उसके बाद स्ट्रोंशियम +2 में जाएगा। गेटिंग इट। अब सब्लिमेशन के लिए एंथैल्पी चेंज दिया है 164, तो सब्लिमेशन के लिए एंथैल्पी चेंज दिया है 164, उसके बाद दिया है 549, एंड उसके बाद दिया है 1064। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी मैंने लिख दी। अब गाइस मुझे बताओ, क्लोरीन तुम लोगों को कितने चाहिए, 2Cl चाहिए, तो यहाँ पे 2Cl के लिए मैंने इधर Cl2 डायरेक्ट लिख दिया है, उसके बॉन्ड ब्रेक कर दो। इसके बॉन्ड जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 टाइम्स Cl गैस फॉर्म में। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोगों को हाफ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे तुम लोगों को हाफ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, 242 को तुम लोग हाफ करोगे क्या, 242 को तुम लोग हाफ नहीं करोगे ऑब्वियसली, क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 242 लिख देंगे। ठीक है, +242। एंड अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे 2Cl माइनस बन रहे हैं, तुम लोगों को जो एंथैल्पी दिया है दैट इज फॉर 1 मोल, तुम लोगों को एंथैल्पी जो दी है दैट इज फॉर 1 मोल, बट यहाँ पे 2Cl माइनस बना रहे हो, तो 349 डायरेक्ट लिखोगे या कुछ और चेंज करना पड़ेगा,
349 डायरेक्ट लिखोगे या कुछ और चेंज करना पड़ेगा? तो अब याद रखो ये जो नंबर आता है ना उससे हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 2 मोल के लिए कर रहे हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ नहीं गाइस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है। हम लोग हमेशा एंथैल्पी 1 मोल पर मोल के लिए रहता है, पर यहाँ पे तुम लोग 2 मोल यूज कर रहे हो, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2। समझ में आ रहा है? एंड जब इन दोनों की एडिशन की तब जाके तुम लोगों को मिला SrCl2, तब जाके तुम लोगों को मिला SrCl2। तो इसमें तुम लोग बोलोगे ये लैटिस एंथैल्पी हो गई, एंड लैटिस एंथैल्पी इसके लिए अच्छा माइनस दिया है क्या? सॉरी, माइनस दिया है, ओ भैया माइनस शुड बी देयर, एंड उसकी लैटिस एंथैल्पी आई -2150। ठीक है। अब गाइस तुम लोग फॉर्मेशन डायरेक्टली करो या ऐसे घुमा फिरा के करो, वैल्यू तो सेम आने वाली है। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी? तुम लोग फॉर्मेशन एक स्टेप में डायरेक्ट करो, या फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 अलग अलग स्टेप में करो, तो वैल्यू तो एट द एंड सेम ही आने वाली है। तो ये 6 अलग अलग स्टेप में किया हुआ फॉर्मेशन है, जिसमें वैल्यू सेम ही रहने वाली है। एंड वैल्यू कितनी आएगी गाइस? पहले तो तुम लोग 164 को ऐड करोगे, उसके बाद तुम लोग 549 को ऐड करोगे, उसके बाद तुम लोग 1064 को ऐड करोगे, उसके बाद 242, उसके बाद माइनस माइनस 698, उसके बाद -2150। ठीक है, चलो एडिशन करके देख लेते हैं। तो एडिशन हो जाएगी 2 4 6 6 और ये 15 15 और ये 19, तो 19 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 और 6 7 7 और 4 11 11 एंड 6 17 17 एंड 4 21, तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 2 + 2 4 4 + 0 4 4 + 5 9 9 + 1 10, तो गड़बड़ है क्या? 10, तो ये हो गया 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 + 1 2। ठीक है, माइनस इसमें क्या होगा? तो 0 मतलब 8, 8 उसके बाद 5 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 1 2 2 और 6 8। ओके, एंड देन 2848 -2019, 18 18 मतलब 7 हो गया, 3 में से ये गया 2 हो गया, और 8 में से 0 गया मतलब 8 और ये 0, 2 827, 827 इज द आंसर गाइस। और वैल्यू माइनस में आएगी, तो -827 किलो जूल पर मोल इज द आंसर फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आ रहा है? दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। इसमें थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी अगर किसी को डाउट रहेंगे तो उस प्रॉब्ली मैंने अच्छा खासा टाइम लेके लिया है, बट स्टिल क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा -829 आंसर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है गाइस, -829 आंसर आ रहा है। वहाँ पे तुम लोगों को ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन से तुम लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो गाइस दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व बॉर्न हेबर साइकिल। इसके ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे खासे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लिख दो। बट 422, देखो गाइस अगर हम लोग हाफ लेते तो यहाँ पे हाफ लेने का सवाल आता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लीकेशन हुआ नहीं था। अगर तुम लोग हाफ लेते तो आंसर रॉन्ग आता, उतना ही और कुछ नहीं। ओके, तो लिख दो कंप्लीट दिस। तो गाइस फिर भी तुम लोग इतना लेक्चर में आ रहे हो, तुम लोगों को जल्दी छोड़ना तो बनता है। ठीक है, तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।